કોણે કર્યું રેકોર્ડિંગ? अकुल सर ने तुम्हें कोर्स बनाया था, जता रहे पाछा ના સર બાકી હતો હું. ના પહેલા તમે એવું in this case I angle of incidence on glass lamp in air and R is angle of refraction in glass. Completed the writing one. It seems now you must have completed. Very good. Chat box में ये भी आ गया. Good. चलो feedback. See, इसका further simplification है. ये अच्छी तरह से समझो. हमारे पास इक्वेशन क्या था?
लर्न करना है तो x इज इक्वल टू टी इंटू साइन ऑफ आई माइनस अपॉन कॉस टी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। अब आप याद करो, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल थीटा sin theta will be theta and cos theta will be 1। फिर cos of 0 1 होता है, sin of 0 0 होता है, तो sin theta will be nearly equal to theta but cos theta will be 1। तो वो लॉजिक आप समझ गए। तो here angles r and I minus r are very small, so therefore sin of I minus r will be simply I minus r and cos r will be 1। So x is equal to t into I माइनस आर अपॉन 1 ऐसा हो गया। अब उसमें से अगर मुझे i कॉमन लेना है, इट विल बी t इंटू आई, तो 1 माइनस आर अपॉन आई, 1 माइनस आर अपॉन आई ऐसा होगा। नाउ यू नो जनरल फॉर्म ऑफ सर्स लॉ। So as per general form of Snell's law, n1 sin i is n2 sin r। बट जैसे मैंने बताया कि एंगल आर आई आई माइनस आर सब छोटे छोटे एंगल है, तो कैन यू राइट दैट एज n1 इंटू आई इज n2 इंटू आर। तो फिर r upon I will be n2 upon n1, and then you see here ये and forget this and this। तो क्या हो गया बताओ मुझे। क्या होगा x इज इक्वल टू t इंटू आई। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, इट विल बी x इज इक्वल टू t इंटू आई 1 माइनस n2 upon n1। This is known as simplified formula of lateral shift, but general formula of lateral shift is x is equal to t into sin I minus r upon cos r। આપણે न्यूमेरिकल में कई फॉर्मूला यूज करवाना, इसके ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें कौन सा फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। दिस इज ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। बाय चांस कभी ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शंस में हो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला तो आपको पता चले। यूज दिस फॉर एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल्स। नीट जेडब्ल्यू गुड सेट कस्टम भी आवे तो आज फॉर्मूला यूज करवा। राइट डाउन प्रीवियस पेज चाहिए आपको।
स्वाति, आपका डाउट क्या है? यस स्वाति. Yes, am I audible? Yes, you are audible. बेटा बोलो. Yes, sir. In the formula, n1 sin I is equal to n2 sin R. So n1 by n2 is R by I think. मैंने उल्टा लिख दिया है. यस, ऐसा हो सकता है, मैंने गलती की हो. जस्ट अ मिनट, लेट मी क्रॉस चेक. तो R अपॉन I, हाँ तो यही होगा ना. यू आर राइट. So that means next पेज पे भी करेक्शन जाएगा. Absolutely correct. Good observation. चलो. Write down please. Anybody else having any point? Yes, Sunny, you are right. स्वाति ने बोला ही था पहले, बराबर है. Completed this page, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. બપોરનો ટાઈમ છે, સુઈ ગયા જ બધા? ગુડ ગુડ ગુડ. જવાબ આપે છે ના? ओके. देखो अभी कंपेयर करते हैं. देखो यहाँ पर भी सेम बात ऑब्जर्व करो. तो देयर इज रिटन अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला. अप्रोक्सीमेट
फिर एक important point, it is clear from figure that emergent ray is parallel to incident ray. That is, it suffers no deviation, it just suffers lateral shift with respect to incident ray. ये बात मैं आपको फिर से डायग्राम में समझा देता हूँ. So देखो ये पॉइंट, अगर ये इंसिडेंट रे है, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं आता तो ये ऐसे सीधा जाता है, ये इधर से ये पाथ लेके फिर जो नया पाथ लेता है और उसका ओरिजिनल पाथ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज x, दैट इज lateral shift. Just a minute. इको था कि प्रॉब्लम सॉल्व करूँ. हमें नहीं था. देखो क्या दोनों डिवाइस में से ऑडियो ऑन हो गया ना, तो एक भी सुनने लायक नहीं रहते. यस, લાઈફમાં બી એવું જ થાય. એક અવાજ કઈ દિલમાંથી આવતો ને બીજો દિમાગમાંથી આવતો, બેવ સાંભળવા જઈએ ને તો પ્રોબ્લેમ થાય. યુ ટુ લિસન ટુ આઈધર ઓફ ધ ટુ. બેવનું સાંભળવા જઈએ ને તો કન્ફ્યુઝ થઈ જાય. Yes, is this topic over? Shall we move further? Please confirm. हाँ, एक डाउट रहा कि ये बेसिक फॉर्मूला कहाँ से है. ये फॉर्मूला कहाँ से है, तो उसका डेरिवेशन सीखना है तो सीख सकते हैं, बट इट्स बेटर आई टेक इट लेटर ऑन. अभी मेन ये फॉर्मूला लर्न कर लो, x is t इंटू साइन आई माइनस आर अपन कॉस. वैसे ये लर्न करना भी, ये सीखना भी, स्टेप्स तो बहुत सिंपल, करवा ही देता हूँ. चलो डेरिवेशन, पे अटेंशन, इट इज एक्स्ट्रा नॉलेज एज ऑन नाउ. देखो यहाँ पे ये एंगल होगा, उसका नाम क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? जो मैंने डॉट से मार्क करके रखा है उस एंगल का नाम क्या होगा? उस एंगल को मैं क्या नाम दूं? बताओ बताओ. डायग्राम में डॉट से जो मार्क करके रखा है, मैं हाईलाइट करके भी दिखाता हूँ. इस एंगल की बात, इस एंगल को मैं क्या नाम दूं? नहीं, थीटा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आई भी नहीं होगा. देखो मेरी बात समझो, ये आई है तो ये पूरा आई होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये आई है, ये आई है तो ये पूरा आई होगा. उसमें से इतना आर है, तो डॉट क्या हुआ? डिफ्लेक्शन एंगल. वेरी गुड, वेरी गुड. जिसने भी बताया डिफ्लेक्शन एंगल वो बात सही है. एंड वैल्यूज में बताया है साक्षी ने, अर्ची ने, आयुषी ने, खुशी, स्वाति, मोहम्मद, हर्ष, के, अनंत एंड प्रीत. अब तक इतने लोगों का आंसर है एंड सबका आंसर सही है. ये सही जवाब है. इट विल बी आई माइनस आर, आई माइनस आर. गुड गुड गुड. चलो अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ये ट्रायंगल बना देता हूँ. और दूसरा ये ट्रायंगल बनाएंगे. हमें खाली 2 बार ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री खेलना है. ये मैंने जो मार्क करके बताया, पता चला आपको? ये टी है, ये वाला डायमेंशन टी है, तो ये जो डायमेंशन आएगा वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज क्या होगा? इसको नाम दे दे. अगर हम पॉइंट्स को नाम दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा. इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं? चल, तेरा नाम ए, तेरा नाम बी, तेरा नाम सी, ये डी, ये डी डैश. अभी यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ एम.
M, तेरा नाम N, हो गया। A B C D सीधा डायरेक्शन उसका, एन A B, यहाँ पे C डैश देते हैं। चल तेरा नाम N नहीं है क्या, तो बाय बाय C डैश। इसका मतलब ये हुआ C डैश इज lateral shift X and BM is thickness T। तो मुझे कोई बताएगा BC कितना होगा? BC कितना होगा, कोई बताएगा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। वेरी गुड वत्सला। देखो, आप खाली फॉर्मूला यूज करो। आर का रिश्ता टी के और ये बीसी के साथ क्या है? इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो कैन यू से cos r is t upon bc, so bc will be t upon cos r, that is in triangle named bmc, in triangle named bmc। ये हमको मिल गया। समझ में आ गया सबको? और if you're able to understand, या तो हाँ कहो या तो ना कहो। हाँ भी नहीं बोलेंगे, ना भी नहीं बोलेंगे, दैट मीन्स कि सो गए। या तीसरा जागे छे नकुल सर समझाओ તમે। हाँ सर, हाँ सर, पर समझाई दो ना, आपको क्यों ट्रायंगल समझाई दो। हाँ सर। ये स्टूडेंट से ये एक ट्रायंगल देखो आप, बी एम और सी, छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें आप एंगल बी देखिए तो दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, जो ग्लास स्लैब के अंदर का है, बराबर। तो कॉस थीटा क्या होता है या कॉस आर क्या होता है? तो कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन बना? तो राइट एंगल कॉर्नर जो है वो एम साइड पर आएगा, तो उसके सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा बीसी और एडजेसेंट हो जाएगा टी। तो cos r is t by bc, तो bc will be t by cos r। क्लियर? ओके, रिपेट आएगा सर, क्लियर 9 years में। ओके, वेरी गुड। चलो, नाउ यू सी इन द अदर ट्रायंगल। ટ્રાયંગલ રમવાનું હોય, બે વાર ટ્રાયંગલ રમો એટલે કામ થઈ જાય। अभी मैं दूसरा कलर का पेन यूज करता हूँ जो ना यूज हो। चलो अभी ऑरेंज लेते हैं। टेक ट्रायंगल नेम्ड बी सी डैश। BCC डैश में ये जो CC डैश है, CC डैश, वो एंगल के सामने है, यानी साइन वाला रिश्ता जाएगा। So it will be sin I minus R. Sin I minus R is CC dash upon CC dash upon BC. So we can say CC dash is BC into sin I minus R। और BC तो हमारे पास है वैल्यू, सो रख दिया तो सीधा इधर पहुंच गए। क्या आ गया देखो। So what you get is CC dash is BC into BC यानी क्या? अरे BC यानी T upon cos R
इंटू साइन आई माइनस आर, तो सी सी डैश एक्स है, हो गया, रीअरेंज कर दिया। बहुत इजी छे डेरिवेशन, समझ में आ गया? वेरी गुड अंश, वेरी गुड। चलो यस प्रीत, दैट इज आल्सो ट्रू। दोनों में आरएचएस का कॉन्ग्रुएंस यूज करने का। परफेक्ट परफेक्ट, यस। दोनों में आरएचएस का कॉन्ग्रुएंस यूज करो। बीएमटी, अरे अनंत क्या पूछ रहा है? अरे अनंत भाई, बीएम इज टी, तो बीसी इज टी अपॉन कॉस आर। बीसी तो टी से बड़ा होगा ना, बीएम टी है, तो बीसी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी टी अपॉन कॉस आर, वो टी से थोड़ा ज्यादा होगा। देखो ऐसा लगे ना, तो दोपहर के क्लास में चाय का कप लेके बैठने का साथ में, चाय पीने का। Completed? Shall we move further? Then next topic. बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। यस, इट इज रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, रियल हाइट एंड अपरेंट हाइट, मस्त है। चलो कंफर्म करो ये समझ में आ गया, तो ये नेक्स्ट टॉपिक में लेता हूँ। कंफर्मेशन जरूरी है। पेज ऐड कर देते हैं। ये थोड़ा रोमांटिक कहानी होगा, कंसेप्ट बहुत बहुत बढ़िया है। चलो अभी ये हम ब्लू है पानी पानी का। यस, नहीं ऐसा नहीं करते, बीकर नहीं ड्रॉ करते, सीधा पानी का सरफेस ही ड्रॉ करते। बस ये पानी है, ब्लू है पानी, स्काई ब्लू है। यस, और उसमें उसमें एक फिश है, यहाँ पे ये फिश है। फिश फिश ड्रॉ नहीं करूंगा मैं, लिख दूंगा खाली। ये उसका डेप्थ है डी। सो फिश एट depth d, and this depth is known as actual depth. Fish at actual depth d। और एक ऑब्जर्वर है, वो बाहर से फिश को देख रहा है, बहुत ही मस्त सिचुएशन। देयर इज जस्ट अ मिनट, देयर इज अ ऑब्जर्वर हियर, देयर इज अ ऑब्जर्वर ओवर हियर,
और ये जो डिस्टेंस है ना ये h है. So there is observer at actual height h. Observer at actual height h. So there is a fish at depth d, an observer at height h. अब ऑब्जर्वर है ना फिश को देखना चाहता है, ऑब्जर्वर फिश को देखना चाहता है, तो कैसे देखेगा? तो बस ये पॉइंट में मार्क करता हूँ. तो ऑब्जर्वर की आंख में से ये रे निकला, ये रे फिश तक पहुंचा. क्योंकि ये क्यों ऐसा हुआ, आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन याद करना है. ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो अगर ये आप जिस तरह से देख रहे हो तो ऑब्जर्वर एयर में है, फिश वाटर में है, ऑब्वियस है. ऑब्जर्वर इन एयर, फिश इन वाटर, सीधी सी बात है. तो इट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, रेयर टू डेंजर, सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. जो मैंने आज मॉर्निंग में आपको समझाया, रेयर टू डेंजर में टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, और डेंजर टू रेयर में देखेंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा. अब यही बात, ये जो मैंने आपको समझाया उसमें पर्सन ने फिश को देखा, पर्सन ने फिश को देखा, तो इट इज रेयर टू डेंजर मीडियम, सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. परफेक्ट परफेक्ट. चलो नाउ एट दैट टाइम ये फिश है, उसने भी पर्सन को देखा. क्या सिचुएशन मस्त है, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसा. ये फिश ने पर्सन को देखा. वो रे कैसे जा रहा है? तो वो रे जा रहा है डेंस टू रेयर, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. उस वक्त ये आई होगा, ये आर होगा, तो वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, so that r would be greater than I. आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? So what I suggest is don't give the name I and R. Give the name as, better you give the name as theta 1 and theta 2. Theta 1, theta 2. आई बात समझ में? आई आर तो क्या है, वो एक पर्सपेक्टिव सेट हो जाता है. और कुछ भी नाम ना दो तो भी चलेगा. इस एंगल को मैं कुछ नाम ही नहीं दूँ, मेरे को समझ में आ जाना चाहिए क्या हुआ. आर यू क्लियर? यस. नाम इम्पोर्टेंट नहीं है बट काम इम्पोर्टेंट है. नाउ पर्सन ने फिश को देखा, फिश ने पर्सन को देखा, बट दोनों ने एक दूसरे को कहाँ देखा? दोनों ने एक दूसरे को कहाँ देखा? जहां है वहां देखा कि कहीं और देखा? बताओ मेरे को. पर्सन को क्या नजर आएगा? फिश कहाँ है? वेरी गुड आनंद, कहीं और नजर आएगा. यस वेरी गुड. थोड़ा ऊपर किसी ने लिखा, वेरी गुड. हनी ने भी लिखा थोड़ा ऊपर. हाँ वाटर में तो दिखाई देगा ना, बट किधर दिखाई देगा? सी, ये लाइन को एक्सटेंड करो ना, तो जहाँ पे पोजीशन आएगी ना, ये इतना ऊपर नजर आएगी फिश. तो ये डी डैश डिस्टेंस आएगा. सो एक्चुअल डेप्थ डी है, तो फिश का एपरेंट डेप्थ डी डैश आएगा. The d dash will be less than d. D dash will be less than d. And there is a shifting by distance d minus d dash. So shifting by d minus d dash, इतना shift हुआ. Shift in the position. So person ने fish होय ना करता ऊपर देखा है, जहाँ से ना करता ऊपर देखा है. And now interesting thing, very interesting. फिश ने पर्सन क्या देखा है? फिश देखेगी तो उसको पर्सन कहाँ नजर आएगा? दैट विल बी हियर. ऐना करता दूर लागे. सो इधर भी शिफ्ट हुआ. सो दोनों साइड पर शिफ्ट हुआ. फिश ने पर्सन को देखा, पर्सन ने फिश को देखा, बट दोनों ने एक दूसरे को कहीं और देखा, जहां है उससे दूर देखा. एंड h dash होगा, that will be more than h. Are you clear with this idea now? Tell me.
सबको समझ में आ गया? वेरी गुड अनंत। इसके लिए पूल का बॉटम है ना, हमको थोड़ा शैलो लगता है। जितना डेप्थ होता है ना उससे कम लगता है, इसलिए स्विमिंग पूल में जब डाइव मारते हैं ना तो बाहर से जजमेंट लेके डाइव नहीं मारने का, वरना फिर इंजरी हो जाती है। मैं कहाँ हूँ पूछना पड़ता है बाद में जब आँख खुलती है तब। यस, डी डैश इज लेस देन डी समझ में आया। एच डैश इज मोर देन एच, ये भी समझ में आया। बताओ मुझे। तो फर्दर अब हमको ये समझना है कि इनका रिश्ता क्या होगा। डी डैश का डी से रिश्ता क्या, और एच डैश का एच से रिश्ता क्या। तो सी इट इज अ वेरी सिंपल, डी डैश अपन डी, डी डैश अपन डी। पहले तो मुझे ये बताओ कि कम है डी डैश डी से या ज्यादा है। कम है, ज्यादा है ना। बस तो फिर इसको याद करने का लॉजिक होगा डी डैश अपन डी इज ईटा रेयर अपन ईटा डेंस, ईटा रेयर अपन ईटा डेंस। तारा कोर्स में છે બધું। ये सब 10th स्टैंडर्ड में भी है। एच डैश इज ग्रेटर देन एच, एच डैश इज ग्रेटर देन एच, तो क्या फॉर्मूला होगा। एच डैश इज ग्रेटर देन एच, तो फॉर्मूला होगा एच डैश अपन एच इज ईटा डेंस अपन ईटा रेयर। So these are the two formulas which you are supposed to remember, और ये उसका लॉजिक है। कम अपन ज्यादा है तो कम अपन ज्यादा, ज्यादा अपन कम तो ज्यादा अपन कम। सिंपल कॉमन सेंस, ये गोखना नहीं पड़ेगा, समझने से चलेगा। राइट डाउन प्लीज। राइट डाउन प्लीज। डायग्राम ड्रॉ करना बाकी तो ड्रॉ कर लो। डायग्राम इज मोस्ट इम्पॉर्टंट। डायग्राम आवड़े तो आपको डेरिवेशन आवड़े। यह अंश तूने भी जो समझा वो सही है। प्रोडक्ट ऑफ एक्चुअल हाइट एंड एक्चुअल डेप्थ will be always equal to product of apparent height and apparent depth. Draw the diagram. जब हो जाए तो मुझे बताओ, तो नेक्स्ट स्टेप वाला स्क्रीन रख देता हूँ।
Completed the diagram. Okay. शिफ्ट लिखा होगा, एच डैश और एच का डिफरेंस है वो शिफ्ट होगा, इन डी डैश और डी का डिफरेंस है वो भी शिफ्ट होगा। फिर ऊपर लिखा है एयर इटा रेयर और नीचे लिखा है वाटर इटा डेंस, क्योंकि वाटर इज अ डेंस मीडियम, एयर इज अ रेयर मीडियम। रेयर एंड डेंस का मतलब सिंपल है, जिसकी डेंसिटी कम है वो रेयर मीडियम है और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो डेंस मीडियम है। एंड डेंस मतलब यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी, मास अपन वॉल्यूम वाला डेंसिटी नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। जहाँ से लाइट रेडिली पास हो जाता है वो रेयर होगा उस कंटेक्स्ट में। अब मेरे ख्याल से डायग्राम हो गया होगा, तो अब ये दो इक्वेशंस लिखने लिख लो। किसी को पूछना है तो पूछो बाय वॉइस ऑल्सो। Deepen, your doubt is clear. ओके, सब लोग ये दोनों इक्वेशन लिख दिया। डी डैश अपन डी थीटा रेयर अपन थीटा डेंस, कम अपन ज्यादा तो कम अपन ज्यादा, एंड ज्यादा अपन कम तो ज्यादा अपन कम। डोंट गो बाय नेम, डोंट गो बाय नेम, जस्ट गो बाय कॉमन सेंस लॉजिक। तो अब के नोट्स में जो है वो सारे पॉइंट्स में समझा देता हूँ फिर। Completed. ओके, मेजॉरिटी लोगों ने कंफर्म कर दिया। दीपन भाई, ओके, नाउ सी नोट्स में जो पॉइंट है वो समझते हैं। यहाँ पे कुछ सिंबल्स अलग होंगे बट लॉजिक तो सेम ही रहता है। देखो, रियल हाइट एंड एपरेंट हाइट वाली बात है। रियल हाइट और एपरेंट हाइट की बात हो रही है, उससे पहले हम जाते हैं इधर।
रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ की बात करते हैं इधर ये। तो रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ की बात हुई, यानी क्या, कौन किसको देख रहा है, पर्सन फिश को देख रहा है कि फिश पर्सन को देख रही है? यस, पर्सन सीइंग फिश। बस तो देखो, जो यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन में नाम यूज किया है वो HINHO यूज किया है। तो फिश का जो एक्चुअल डेप्थ है उसको बोला HO, फिश का एक्चुअल डेप्थ का HO, और एपरेंट डेप्थ है वो HI है। तो अब मेरे को ये बताओ, HI इज लेस देन HO या HI इज मोर देन HO? लेस होगा ना। तो फिर आप फॉर्मूला लिख सकते हो, HI अपॉन HO इज ईटा रेयर अपॉन ईटा डेंस। पर जब हम बोलते हैं ईटा रेयर, वो कौन है? वो तो एयर का है, वो 1 होता है। ईटा डेंस वो वाटर का होगा, वो जो लिक्विड है उसका होगा। एंड इसके लिए हम सिंपली ईटा सिंबल यूज करेंगे। फिर ये HI अपॉन HO इज 1 अपॉन ईटा हो गया। तो कैन आई से HI इज HO अपॉन ईटा। ये इक्वेशन आया, समझ में आया आपको? समझ में आया? सिंबल्स अलग अलग है बट कंसेप्ट सेम है। खोटू खोटू कंफ्यूज नहीं था मुझे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर ये वाला पॉइंट, शिफ्टिंग क्या है? शिफ्टिंग क्या है? शिफ्टिंग, तो इट इज बड़ा डिस्टेंस माइनस छोटा डिस्टेंस, सो इट इज HO माइनस HI। हमारे टर्म्स में लिखते हैं, हमारे टर्म्स में लिखते हैं तो शिफ्टिंग क्या होता है? इट वुड बी D माइनस D डैश। हमने जिस सिंबल में सीखा उसमें इट वुड बी D माइनस D डैश। यहाँ पे हो HO माइनस HI, बट HI क्या है? तो HO अपॉन ईटा है। तो हम भी तो कह सकते हैं कि इट इज D माइनस D अपॉन ईटा। सो इट विल बी D इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ईटा। बात तो वही हुई, सिंबल्स अलग है, कुछ नया नहीं है। अंडरस्टूड? करो कंफर्म, समझ में आया? अरे वाह, તમારું બર્ડ આવી ગયો છે બાજુમાં, જો તમને મ્યુઝિક સંભળાય તો. Completed. Shall I take you further? अब इस कंसेप्ट को देखते हैं। यहाँ पे किसने किसको देखा? रियल लाइट एंड एपरेंट लाइट में किसने किसको देखा? इधर क्या होगा? इधर HI विल बी मोर देन HO, सो HI अपन HO इज इधर डेंजर अपन इधर रह रहा है। अब इसमें भी अगर आपको शिफ्ट फाइंड करना होता, शिफ्ट फाइंड करना होता, तो यू वुड हैव रिटन इट एज HI माइनस HO, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे होता ईटा अपन 1, so HI will be eta HO. This is eta HO minus HO. So it is HO common, eta minus 1, eta minus 1. ये शिफ्ट का फॉर्मूला था। हमारे लॉजिक से जाते हैं तो एच डैश ग्रेटर देन एच, एच डैश अपॉन एच इज eta upon 1, so h dash is eta h. Shift is equal to h dash minus h, so it is nh minus h. So h common eta minus 1 और n minus 1 ये होगा सेम, भले इसमें नहीं दिया हो, हमने लिख दिया एक्स्ट्रा प्रीवियस केस की तरह। सेवा कोई भी सम्स आवड़े तो तुमने इजीली फावे। यस, सो इट इज अ केस वेयर फिश ने पर्सन को देखा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। करो कंप्लीट।
कंफर्म करो प्लीज। तो इससे रिलेटेड जितना थियरी सब कुछ हो गया। कंप्लीटेड। तो ये पेज में क्लियर कर दूं। कंप्लीट हो गया हो तो पेज क्लियर कर देता हूँ। और नकुल सर आपका सम सिलेबस है 9.3 9.16 इवन एनी આગળ હતો એ બી हाँ सर। આ 4B લઈ લઉં છું। ओके। कर दो शेयर। हाँ यस चलो। टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 दो चीजें है, एक वॉलंटियर चाहिए और दूसरा आप लोगों के पास लॉगबुक रेडी होना चाहिए जिसमें नेचुरल साइन नेचुरल टेंजेंट आप ढूंढ सको वैसा। तो वॉलंटियर इज रिक्वायर्ड टू रीड द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। है कोई रीडिंग के लिए? एनीवन? यस अंश। શું થયું દીકરા? From given figures, show refraction of a ray in air incident at 60 degree with normal to glass air and water air interface respectively. Predict the angle of refraction in glass when the angle of incidence in water is 45 degree with the normal to water glass interface. बराबर है। अब चेक करिए, देखिए आपके पास इस एक्सरसाइज में 3 फिगर्स होंगी बराबर। इन फिगर 1 angle of incidence is given to us, angle of refraction is given to us, we need to find out refractive index of glass. In figure number 2 again angle of incidence is given to us, angle of refraction is given to us, and we need to find out refractive index of water.
And in third diagram use these two values of refractive indexes, that is glass और water का जो पहले दो फिगर में हमने फाइंड किया, वो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यूज हमें कैरीड फॉरवर्ड करने हैं थर्ड फिगर में, और उसमें हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। तो ये जानते हो आप लोग, ये क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है? दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में तो हम स्नेल्स लॉ सीखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभी पहला डायग्राम है आपके पास जिसमें एयर ग्लास इंटरफेस है, in which angle of incidence is 60 degree, angle of refraction is 30 degree. What is the refractive index of air? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? यस परफेक्ट, 1 है। तो वी कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ ऑन फिगर नंबर 1। तो बाय स्नेल्स लॉ एट पॉइंट O1 बराबर, तो eta1 sin I इक्वल्स टू eta2 sin R, पर उसकी जगह पर आप लिख सकते हो eta A that is a refractive index of air into sin angle of air, so that is sin 60 equals to eta G, and sin angle of glass is 35 degree. So eta G का फॉर्मूला बनाओ तो that will be sin 60 upon sin 35 into 1. sin 60 का वैल्यू हमें पता है, लेकिन sin 35 का वैल्यू कितना, वो आप नेचुरल साइन में ढूंढ के बताओ। sin 35 डिग्री कितना है? sin 35 डिग्री रिप्लाई करो। अच्छा एक आंसर मिला है मुझे, लेकिन वेट करते हैं। अलग अलग आंसर आ रहे हैं यार, एंगल एक ही है तो फिर वैल्यू क्यों अलग अलग? व्हाट इज sin 35 डिग्री? ओके करेक्शन हो गया, फर्स्ट आंसर मुझे दिया था गलत, वो आप करेक्शन हो गया। तो इट इज आई थिंक सो 0.5736 बराबर। व्हाट इज sin 60? व्हाट इज sin 60? √3/2, √3/2 यानी 0.8660। तो सॉल्व करिए 0.8660 अपॉन 5736, कितना वैल्यू आया बताओ? ईटा जी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आया? नहीं 1 नहीं आएगा, कैसे 1 आएगा? बराबर बराबर, तो 1.51 समथिंग आया, कोई 1.5 बोल रहा है बराबर। तो चेक करते हैं यहाँ पर कितना आंसर आया, 1.51 बराबर है, 1.51 बराबर है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए तो अब दूसरे डायग्राम की ओर आते हैं। दूसरे डायग्राम में नाउ द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, तो इंसिडेंट हो रहा है एयर मीडियम में, रिफ्रैक्शन हो रहा है वाटर मीडियम में। तो फिर से अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ एट पॉइंट O2, तो हो जाएगा ईटा ऑफ ए इंटू साइन ऑफ कितना 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ईटा ऑफ W इंटू साइन कितना, एंगल कितना है 41 डिग्री है, कितना है एंगल वाटर में, एंगल कितना है 47, कोई बात नहीं, तो 47 डिग्री। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ईटा ऑफ वाटर, तो ईटा ऑफ वाटर इज sin 60 upon sin 47 into eta of air, that is 1। तो sin 60 तो फिर से आ जाएगा 0.8660, बट sin 47 कितना, ये बताइए sin 47 कितना? 0.3714 बता रहा है आंसर, कोई यही है क्या? 0.3714 ही है। ओके तो डिवाइड करिए,
0.8660 अपॉन 0.37314 कितना? वन 1.184 आया, बराबर है 1.184। हाँ, तो मैंने 41 जो बोला तो बराबर था। You please do the correction. This is not 47. The angle of refraction is 41 degree. क्योंकि अगर देखिए, अगर 47 डिग्री में लेता हूं तो 0.7314 वैल्यू आता है ना। आप इसका रेशियो कैलकुलेट करो तो 1.18 आ रहा है आंसर। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ वाटर? आपको याद है वाटर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स कितना होता है? ये तो आपको 10th में भी आ गया था और अभी भी आपको समझाया होगा आज के सेशन में। व्हाट इज रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ वाटर? वैल्यू कितना है उसका? 1.33 ना। तो अभी तो आ रहा है हमारा 1.18, मतलब कुछ मिस्टेक है। तो मिस्टेक क्या है? सेकेंड डायग्राम में जो आपके पास रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 47 डिग्री है ना, यू टेक दैट ऑफ एंगल 41 इंस्टेड ऑफ 47। तो बताइए साइन 41 डिग्री कितना होता है? पॉइंट 0.6561। अब इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। वन 1.319 कह रहा है ना, तो 1.32 उसको राउंड ऑफ करके लिख ले तो चलेगा? बोलो, ये फर्स्ट टू डायग्राम्स का कैलकुलेशन क्लियर? यस और नो? अब यही दो रिफ्रैक्ट इंडेक्स आप थर्ड डायग्राम में लो, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना? तो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट O3। तो चेक करो रे कहां से कहां जा रहा है। द रे इज एंटरिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, तो ईट ऑफ वाटर इंटू साइन ऑफ कितना है एंगल 45 इज इक्वल टू ईट ऑफ ग्लास इंटू साइन नहीं पता, तो साइन आर एज इट इज। ईट ऑफ वाटर आया हमारा 1.32, साइन 45 1/√2, 1/√2 इन 0.707 इक्वल्स टू ईट ऑफ ग्लास है 1.51, या तो उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 1.51 को, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन आर। देखिए क्या आता है आंसर, बताओ। इसका वैल्यू कितना है? 1.32 इंटू 0.707 डिवाइड बाय 1.515, 6181। ओके, तो जाइए नेचुरल साइंस में और ढूंढिए 0.6181 कितने एंगल पर आता है ये वैल्यू। कितना है वैल्यू? डिग्री 12 मिनट्स अप्रोक्स कोई बोल रहा है। आपके अभी आंसर ये आ रहा है क्या? 38 डिग्री एंड 12 मिनट्स अप्रोक्स, यस और नो? तो वेरीफाई करो आंसर क्या आ रहा है। यही है आंसर। यहाँ पे 38 डिग्री लिखा है, हमने थोड़ा सा उसको
एक्यूरेटली फाइंड किया है। सो प्रिसाइज आंसर इज 38 डिग्री एंड 12 मिनट या 17 मिनट कोई कह रहा है, ठीक है, इट्स ओके। तो ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया सबको? प्लीज वेरीफाई इट। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.3, नेक्स्ट वॉलेंटियर, एक्सरसाइज 9.3। यस प्रियम। A tank is filled with water to a height of 12.5 centimeter. The apparent depth of a needle lying at bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. What is the refractive index of water if water is replaced by liquid of refractive index 1.63 up to same height, and by what distance would the microscope have to be moved to focus on needle again? बराबर, देखिए अब एक टैंक लिया है, इनिशियली दिस टैंक इज फिल्ड विथ वाटर and we know that the refractive index of water is nearby 1.33, but again in this case we need to find out the refractive index of water. For accurate answer we going to calculate, otherwise the standard data is 1.33 barabar. So in a tank of water is filled and at the bottom of a tank there is a needle. We are watching this needle with the help of a microscope. हाँ, तो माइक्रोस्कोप से अगर आप उसको देख रहे हो तो उसका क्लियर इमेज कहाँ पर आएगा? तो वी नो दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट मीडियम में है तो उसका इमेज शिफ्ट होकर हमें थोड़ा सा ऊपर दिखता है, बराबर। तो डायग्राम देखिए, ये नीडल है, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द नीडल, लेकिन ऑब्जर्वर जब उसको ऊपर से देखेगा तो जो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। ये ब्लू कलर से मैंने जो सर्कल किया दैट इज अपैरेंट पोजीशन, रेड कलर से मैंने जो सर्कल किया दैट इज रियल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन का जो डिस्टेंस था वो कितना है? 12.5 सेंटीमीटर, और जो अपैरेंट पोजीशन लग रहा है वो है 9.4 सेंटीमीटर। तो क्या सीखा है हमने फॉर्मूला अभी? तो एच डैश अपॉन एच, हमने क्या फॉर्मूला सीखा? एच डैश अपॉन एच इज ईटा रेरर अपॉन ईटा डेंसर। ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है? एयर में के वाटर में? ऑब्जेक्ट नीडल है, नीडल कौन से मीडियम में है? एयर में या वाटर में? वाटर में है ना, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर में आएगा। तो देखिए एच डैश एच आई अपॉन एच ओ लिखा है यहाँ पर, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ईटा रेरर अपॉन ईटा डेंसर। तो एच आई अपॉन एच ओ इज ईटा ए अपॉन ईटा डब्ल्यू। रेरर मीडियम एयर है और डेंसर मीडियम वाटर है। इमेज का हाइट है यानी अपरेंट हाइट है 9.4, ऑब्जेक्ट का हाइट यानी एक्चुअल हाइट है 12.5, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और वाटर का हमें नहीं पता। सो यू मेक द इक्वेशन ऑफ ईटा डब्ल्यू, तो ईटा डब्ल्यू इज 12.5 अपॉन 9.4, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.329। बोलो ये फर्स्ट पार्ट क्लियर इस न्यूमेरिकल का? प्लीज कंफर्म, फर्स्ट पार्ट क्लियर? Now we are replacing this water with some oil. चलिए तो वाटर की जगह पर हम अब ऑयल ले रहे हैं और उस ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया है दैट इज 1.63।
But now you try to understand the diagram again. Again, this needle is placed at a height 12.5 centimeter, that is at the bottom of a tank. But instead of water, there is a oil of refractive index 1.63. पर जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पहले फाइंड किया था, अब उसको रिप्लेस करके ऑयल ले रहे हैं और ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.63. एंड दिस इज द अपैरेंट पोजीशन ऑफ द नीडल. पर वो कितने डेप्थ पर मिलेगा हमें वो नहीं पता, वो हम फाइंड करेंगे अभी, वो हम फाइंड करेंगे. ठीक है, चलिए तो देखते हैं. फिर से फॉर्मूला तो वही आ जाएगा. नीडल जो है दैट इज आवर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज अगेन प्लेस्ड इन अ डेंसर मीडियम. तो फॉर्मूला आपका आ जाएगा HI/HO इज ईटा रेयर अपॉन ईटा डेंसर. HI यानी नया है पोजीशन ऑफ नीडल का, तो H डैश न्यू मीडियम में उसका नया पोजीशन H डैश. तो H डैश एज इट इज, HI डैश एज इट इज, HO यानी फिर से सेम है 12.5 सेंटीमीटर, ईटा रेयर यानी एयर और ईटा डेंसर यानी ईटा डी लिखा है, दैट इज फॉर ऑयल. HI dash we don't know, we need to find out. Height is 12.5 centimeter. A refractive index of air is 1 and refractive index of oil is 1.63. और अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो HI dash नया पोजीशन ऑयल के अंदर, नीडल का नया पोजीशन या अपरेंट पोजीशन ऑयल के अंदर आ जाता है कितना, तो 7.66 सेंटीमीटर. 7.66 सेंटीमीटर. ये सेकेंड पार्ट हुआ. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फिर एक लास्ट स्टेप बाकी रहता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ. यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं. तो देखिए, जब नीडल वाटर में था, जब नीडल वाटर पर था तो उसका इमेज कहाँ पर मिलता था हमें? वर्चुअल इमेज 9.4 सेंटीमीटर, बराबर 9.4 सेंटीमीटर. लेकिन उसी इमेज को, उसी नीडल को अगर मैं ऑयल में इमर्स कर देता हूँ तो उसका इमेज मुझे कहाँ पर मिल जाता है? 7.66 सेंटीमीटर. तो वाटर के कंपेयर में ऑयल का मुझे जो अपरेंट पोजीशन मिलता है, अगर वो मुझे माइक्रोस्कोप से देखना है तो इनिशियल वाटर में मेरा माइक्रोस्कोप कौन से लेवल पर सेट था? तो इनिशियल माइक्रोस्कोप मेरा सेट था 9.4 पर. अब ऑयल में मुझे उसको कहां पर सेट करना है? 7.66 पर. कितना वेरिएशन आया दोनों रीडिंग्स में, यानी माइक्रोस्कोप को मुझे कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? तो 9.4 माइनस 7.66 एंड दैट विल बी 1.74 सेंटीमीटर. ये समझ में आया कि शिफ्ट कैसे कैलकुलेट किया माइक्रोस्कोप में? इनिशियली मैं नीडल को देख रहा था वाटर के अंदर, तो माइक्रोस्कोप मेरा सेट था 9.4 पर. लेकिन जब मैंने लिक्विड रिप्लेस कर दिया, वाटर की जगह पर ऑयल ले लिया, तो नया पोजीशन नीडल का आ जाता है 7.66, यानी नया मैंने पोजीशन सेट किया माइक्रोस्कोप का 7.66 पर. तो कितना शिफ्ट किया मैंने माइक्रोस्कोप का पोजीशन? तो आंसर इज 9.4 माइनस 7.66 एंड दैट विल बी 1.74 सेंटीमीटर. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो दो न्यूमेरिकल्स हमने, नहीं एक हमने स्नेल्स लॉ से सॉल्व किया और दूसरा ये न्यूमेरिकल था, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ स्नेल्स लॉ, वो हमने उसके बेस पर सॉल्व कर दिया. तो 16th क्वेश्चन है, वो आप एक बार ट्राई करना. ऐसा होगा तो उसके आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. इजी है आपके पास? સર ઈઝી છે, એ લોકોને આવડે એવો જ છે, પ્રીવિયસ એવો જ છે ને? હા એવો જ છે સર, એવો જ છે. હમણાં જ કરી કાઢે ને 2 મિનિટમાં થઈ જશે. હા તો લઈ લો, લઈ લો. ના, એ ચલો લોકો જ नेक्स्ट કરે, वॉलंटियर टू रीड. हैं? એ લોકોને જ કરવા દો ને, એ લોકો જ કરે, આપણે ખાલી રાહ જોઈએ. લેટ ધેમ. ओके 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 फाइन. चलो भाई 9.16 क्वेश्चन में ऐसा है कि फिर से एक आपके पास एक टैंक है मान लीजिए, और उसके बॉटम में आपने एक नीडल रखा है जिसका डेप्थ है 15 सेंटीमीटर, बराबर.
तो उसका अपेरेंट पोजीशन कितना आएगा और शिफ्ट कितना आएगा, दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है. व्हाट इज द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द नीडल एंड व्हाट इज द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द नीडल. फाइंड करो. यस, अपेरेंट डेप्थ मिला आपको. रियल डेप्थ था 15 सेंटीमीटर. तो व्हाट इज द अपेरेंट डेप्थ, वो कितना आया? ओके, क्रिशा ने आंसर भेजा 10 एंड शिफ्ट इज 5. मतलब 10 क्या है आपका अपेरेंट पोजीशन है, अपेरेंट डेप्थ है, ऐसा ना. और शिफ्ट क्या था? एक्चुअल माइनस अपेरेंट, यानी 15 माइनस 10, तो दैट विल बी 5 सेंटीमीटर. ये आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के. एक्चुअल डेप्थ 15 सेंटीमीटर है, अपेरेंट डेप्थ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर का. आ रहे क्या आंसर्स ये? दैट्स ग्रेट. चलो गुड. થઈ ગયું છે સર? ओके सर, तो पूरा कर देंगे. यस सर, हाँ. स्टॉप रिकॉर्डिंग.